लोगों को ऐसा लगता है कि ये सीईओ है तो इनको कुछ करना नहीं पड़ता, इनको कुछ इनके पास सारी चीजें हैं, इट इज वेरी इजी टू गिव ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन। बट सीईओ के पास सबसे बड़ा काम होता है टू टेक द राइट डिसीजंस। और जब आप डिसीजन लेते हैं ना, तब आप अपने आप को सबसे अकेला पाते हैं। मेरा पहला यही सजेशन होगा, अगर आप कोई नए रियल एस्टेट प्लेयर हैं तो आप कोई कंपनी ज्वाइन करें, कोई ऑर्गेनाइज कंपनी ज्वाइन करें जिसका काम बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो, और वहाँ पे सारे एस्पेक्ट्स को सीखें, कंस्ट्रक्शन को सीखें, लीगल लाइजनिंग को सीखें, सारी चीजों को सीखें, सेल्स मार्केटिंग कैसे होती है, लोन कैसे होता है। जो नए लोग आ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं हेल्प करना कि वो कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे रियल एस्टेट में आगे बढ़ सकते हैं। जब वो कोई आके बोलता है कि आपने ऐसा बताया था और हमने ऐसा करा, तो वो जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो बियॉन्ड है। Hello everyone and welcome to the IMA Podcast 2026 series. Today we have someone who's a second generation entrepreneur who blends legacy with structure and instinct with systems. And he leads real estate with both strategy and emotion. So today we want to step beyond the CEO title and we want to uncover the man behind the pressure. Please welcome Mr. Vipul Agrawal here. Welcome, sir. Thank you so much for having me. Yeah. So first question to you is, as you say, आप second generation entrepreneur है. So did you inherit confidence or did you inherit pressure? So pressure सबसे बड़ी चीज है इसमें, क्योंकि it is not only about कि आपको एक बिजनेस को चलाना है या कुछ करना है, बट आपको उस बिजनेस को स्केल करना है। wow. मुझे विरासत में एक रास्ता नहीं मिला है, मुझे विरासत में एक जिम्मेदारी मिली है। तो आई एम मेकिंग दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेकिंग दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मेकिंग द बिजनेस स्केल। दैट इज द बिगेस्ट थिंग, कीपिंग इन माइंड कि जो भी आज हमने बनाया है इतने सालों में वो इंटैक्ट रहे। तो उसका प्रेशर हमेशा रहता है कि मैंने जितना भी करा है या जितना भी मुझे मिला है वो नीचे नहीं आना चाहिए। सो दैट इज द बिगेस्ट प्रेशर आई टेक अप व्हेन आई join as a second generation entrepreneur. Obviously मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है, मुझे एक चांस मिला है, मुझे एक बेस मिला है, लेकिन वो बेस को मेंटेन करने का प्रेशर भी उतना ही है। Absolutely, I get it, and I think that keeps you going, right? This pressure keeps you going, right? So what emotion did you grow up associating with business? मतलब बचपन से क्या लगता था? Your business is your pride या responsibility, जैसे भी आपने कहा, या competition या stress, but if I talk about your childhood, जब आप देखते थे अपनी फैमिली को, so what is that one emotion? So my father had a very humble beginning. He started with his first remuneration was just ₹500. Oh. So he started from a very humble beginning. मेरे लिए संडे कभी संडे नहीं होता था, being in a real estate business. मैं स्कूल से छुट्टी पे रहता था, तो कभी भी संडे को हमें जाने को कहीं नहीं मिलता था, क्योंकि पापा हमेशा बीइंग इन रियल एस्टेट मार्केटिंग ऑब्वियसली, तो वो हमेशा बिजी रहते थे। Okay. तो शुरू से ये जर्नी देखी है, उनका स्ट्रगल देखा है, हाउ हैव ही ग्रोन ओवर द इयर्स वो देखा है। तो मेरे लिए हमेशा ये एक वो है इमोशन कि इस बिजनेस को बड़ा करना है, क्योंकि उन्होंने उनकी एक पूरी जनरेशन लगी है इस बिजनेस को, इस ब्रांड को बनाने में। So, जब मैं इस बिजनेस में आया तो मेरे पास एक ऑप्शन था कि मैं खुद का एक डेवलपर फर्म खोल लूँ, खुद का एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कर लूँ। बट ये जो ब्रांड है जहाँ पे हम कंसल्टिंग कर रहे हैं, जहाँ पे हम प्रोजेक्ट के मैंडेट्स ले रहे हैं, वो ब्रांड कहीं ना कहीं फिर नीचे आ जाता। तो मुझे इस ब्रांड को आगे बढ़ाने के पीछे जो एक इमोशन है, जो मैंने उनकी जर्नी देखी है, उनके साथ मैंने उनका स्ट्रगल देखा है, और जो टाइम वो मेरे को नहीं दे पाए ड्यू टू बिल्डिंग दिस बिजनेस, तो दैट इज द बिगेस्ट इमोशन आई हैव इन मी कि मुझे इसको बड़ा करना है। आई थिंक व्हेन यू हैव सच अ स्ट्रॉन्ग इमोशन, तो आपका इंटेंशन एंड द एक्शन टुवर्ड्स इट शायद और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। करेक्ट। या थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। ओके, आप सीईओ हैं, तो व्हाट इज द मोस्ट मिसअंडरस्टूड थिंग दैट
there's common कि यार ये CEO है. What is that one misunderstood belief about being a CEO? तो शायद लोगों को ऐसा लगता है कि ये सीईओ है तो इनको कुछ करना नहीं पड़ता, इनको Yeah. कुछ इनके पास सारी चीजें हैं, इट इज वेरी इजी टू गिव ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन. बट सीईओ के पास सबसे बड़ा काम होता है टू टेक द राइट डिसीजंस. So true. और जब आप डिसीजन लेते हैं ना, तब आप अपने आप को सबसे अकेला पाते हैं. Oh, क्योंकि true. गलत भी होता है तो आपके ऊपर आता है और सही भी होता है तो आपके ऊपर Yeah. आता है. तो सीईओ होना एक प्राइड की बात है, बट उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात है. यू Absolutely. हैव टू टेक योर टीम टुगेदर. कुछ टीम ने गलत करा है तो उसका ओनर्स अपने ऊपर लेना रहता है. Yes. आपको अच्छे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, सही डिसीजन लेने पड़ते हैं, और आपको कई बार ग्राउंड लेवल पे जाके भी काम करना पड़ता है. इट इज नॉट ओनली कि Absolutely. आप ऑफिस में बैठ के सीईओ बन जाएंगे. Yeah. अगर आप ग्राउंड पे नहीं जाएंगे, अगर आप टीम की एक्चुअल प्रॉब्लम्स नहीं समझेंगे, मार्केट को ग्राउंड लेवल से नहीं समझेंगे, तो आप कभी भी कुछ नया नहीं कर पाएंगे. सो टू इनोवेट बीइंग अ सीईओ, आपको हमेशा You have to be on your जमीनी toes. हकीकत पता होना Yes. चाहिए कि ग्राउंड पे क्या चल रहा है. Yeah, that's right. That's right. जैसे आपने कहा कि you feel being a CEO, it feels alone when you make the decisions. And I agree with you. So what's a decision जो कभी आपको याद हो that you made which looked very strong inside, but then you were uncertain about it inside of you? ऐसा कोई आपके business में? सो क्योंकि मैं एक सेकेंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ और ऑब्वियसली एक अपॉर्चुनिटी मिली है, बट एक प्रेशर भी है कि जो भी अभी तक बना है उसको गिरने नहीं देना है. Yeah. तो one thing which created a self doubt in me, but I have to do it because that was scaling. मैं बहुत तेजी से स्केल कर रहा था. ऑब्वियसली कैलकुलेटेड रिस्क ले रहा था, बट स्केलिंग वाज माय वन थिंग जो मैं सोच के आया था कि मुझे इस बिजनेस को स्केल करना है, इस नाम को बड़ा करना है. Yeah. तो उसमें कई बार लोग बोलते हैं अरे देखना गलत नहीं हो जाए, अरे इतना करा है बहुत है, इसको ही मेंटेन करो. बट जैसे हमने पुणे एक्सपैंड करा तो Yeah. पुणे जाने का एक अपना डिसीजन था. ऑब्वियसली कॉन्फिडेंट था क्योंकि रिसर्च की थी, एनालिसिस किया था, नीड को समझा था. Yeah. बट टाइम तो लगता है ना कोई भी Definitely. एक्सपेंशन को बड़ा होने में, Definitely. स्केल को बड़ा होने में. तो कई इश्यूज भी आते हैं, कई प्रॉब्लम्स भी आती है. तो कई बार ऐसा मन में डाउट आता है कि यार वो सही What तो if? नहीं बोल रहे थे, Yeah. अगर गलत हो गया तो क्या होगा. Yeah. तो वहाँ आप अपने आप को कई बार रात को 3 बजे एकदम से सोचते हो कि व्हाट आई एम Yeah. डूइंग. Yeah. तो बट दैट इज नेसेसरी फॉर बिजनेस, क्योंकि Absolutely. अगर आप स्केल नहीं कर रहे हो तो आपका सेकेंड जनरेशन होने का कोई फायदा नहीं है. Absolutely, absolutely. But yeah, I wish you all the luck for Pune and all over the country. Thank you so much. Okay, so 5 years from now, what will this real estate industry look like? And something that maybe people are not prepared for. Do you see any such kind of a change? So इंडिया में अभी जितनी हाउसिंग डिमांड है उतनी हम अभी पूरी नहीं कर पा रहे हैं. Right. इंडिया में इतना बड़ा पॉपुलेशन है और अभी भी आज भी बहुत सारे लोगों के पास घर नहीं है. Yeah. सो जैसे नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के थ्रू एक स्कीम निकाली जिसमें अफोर्डेबल हाउसिंग को बहुत बढ़ावा मिला. बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने अपना पहली बार घर खरीदा. Yeah. तो अभी भी वो गैप बहुत बड़ा है. Okay. आई सी कि पीपल लग्जरी की तरफ मूव कर रहे हैं, डेवलपर्स ज़्यादा से ज़्यादा लग्जरी प्रोडक्ट बना रहे हैं. बट मुझे अभी भी लगता है जो मास है, जो एक बड़ा क्राउड है, जो घर वॉल्यूम में बिक सकते हैं और जिसकी नीड भी है आज इंडिया को, वो अफोर्डेबल हाउसिंग की है. Okay. ऑब्वियसली डेवलपर इसलिए ज़्यादा मोटिवेट नहीं होते क्योंकि सपोर्ट कम मिलता है गवर्नमेंट से, सबवेंशन हाँ. स्कीम, इंसेंटिवाइजेशन, उसमें उनकी बहुत ज़रूरत है. क्योंकि अफोर्डेबल घर बनाना अपने आप में एक बहुत महंगा काम है और उसको बेचना सस्ते में आपको. Yeah. तो जैसे ही गवर्नमेंट ने सपोर्ट करा प्रधानमंत्री आवास योजना के थ्रू, सभी लोग उसमें आए और बहुत सारा एक ऐसा तबके को कवर करा जहाँ पे अफोर्डेबल हाउसिंग को केटर करा गया. Right. तो रियल एस्टेट में ऑब्वियसली
लग्जरी तो ग्रो करेगा ही, क्योंकि सबकी एस्पिरेशंस बढ़ रही है, सारी चीजें बढ़ रही है, बाहर से बहुत लोग इंडिया में आ रहे हैं, फॉरेन का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, बट लार्जली जो क्राउड है जिसके पास अभी भी घर नहीं है उसको केटर करना बहुत जरूरी है। अगले 5 साल में अगर हम सबको घर दे पाए, जो एक टैगलाइन है जो कल हीरा नंदानी जी ने भी बोली, हाउसिंग फॉर ऑल, अगर इस पे फोकस करा जाए तो आई एम श्योर कि इंडिया का रियल एस्टेट और ग्रो करेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, एक वैल्यू क्रिएशन होगा, सबके पास खुद का घर होगा। आई थिंक दैट्स वेल सेड एंड आई थिंक देयर आर a lot of entrepreneurs who are just very new in the market. तो अगर वो ये चीज को समझेंगे, what is that they can do, या वो क्या कर सकते हैं, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है to provide housing for all? Should they be working individually or should they be joining companies like you? So initially, क्योंकि रियल एस्टेट एक बहुत वास्ट फील्ड है, यहाँ पे बहुत सारी एजेंसीज इन्वॉल्व होती है। अगर आप एक टाउनशिप बना रहे हैं, अगर आप एक घर भी बना रहे हैं, तो भी बहुत सारी एजेंसीज इन्वॉल्व होती है। तो मेरा पहला यही सजेशन होगा, अगर आप कोई नए रियल एस्टेट प्लेयर हैं तो आप कोई कंपनी ज्वाइन करें, कोई ऑर्गेनाइज कंपनी ज्वाइन करें जिसका काम बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो, और वहाँ पे सारे एस्पेक्ट्स को सीखें, कंस्ट्रक्शन को सीखें, लीगल लाइजनिंग को सीखें, सारी चीजों को सीखें, सेल्स मार्केटिंग कैसे होती है, लोन कैसे होता है। मैं जब आया था 12 साल पहले, तो 2.5 साल मैंने हमारे ही प्रोजेक्ट पे काम करा था, और मैंने हर चीज को 6-6 महीने दिए थे। और फिर मैंने चूज करा था कि मेरा इंटरेस्ट मार्केटिंग और सेल्स में है, तो फिर मैं मार्केटिंग और सेल्स की एक्सपर्टाइज में एंटर हुआ। तो आपको खुद को एक्सप्लोर करना पड़ेगा इस फील्ड में कि आपको कौन सा चीज पसंद है। और अगर आप डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको सब कुछ आना चाहिए, लाइजनिंग भी आना चाहिए, कंस्ट्रक्शन भी आना चाहिए, मार्केटिंग भी आना चाहिए, सेल्स भी आना चाहिए, अकाउंट्स भी आना चाहिए, फंड मैनेजमेंट भी आना चाहिए। तो बेटर टू स्टार्ट विथ सम कंपनी एंड देन आप धीरे धीरे इंडिविजुअली स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये भी है कि आप एक रियल एस्टेट एजेंट के रूप में काम कर सकते हैं। तो आपको इंडस्ट्री का बहुत सारा नॉलेज मिलता है जब आप लोगों से मिलते हैं, डेवलपर से मिलते हैं, सेलर से मिलते हैं, बायर से मिलते हैं, जितने भी लोन देने वाले लोग हैं उनसे मिलते हैं, तो एक एक्सपोजर मिलता है। सो ये 2 तरीके से आप अपनी रियल एस्टेट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, और उसे फिर स्काई इज द लिमिट रियल एस्टेट में। अगर आप ऑर्गेनाइज्ड हैं और अगर आप इंटीग्रिटी के साथ काम कर रहे हैं तो रियल एस्टेट की कोई लिमिट नहीं है। वाओ, आई थिंक दैट विल रियली इंस्पायर अ लॉट ऑफ देम। सो हाउ डू यू सी ऑर्गेनाइज्ड रियल एस्टेट एंड स्ट्रक्चर्ड कंसल्टिंग कंट्रीब्यूटिंग टू इंडियाज इकोनॉमिक पावर? तो मैं जब रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आया, ऑब्वियसली मैं सेकेंड जनरेशन था, रियल एस्टेट देखते आ रहा था, बट रियल एस्टेट इंडस्ट्री बहुत अनऑर्गेनाइज थी। मैं आया था जब रेरा भी नहीं था। तो एक ट्रस्ट फैक्टर रियल एस्टेट में बहुत मिसिंग था। तो रियल एस्टेट का डिसीजन, किसी जब भी कोई रियल एस्टेट बाय करता है, इट्स नॉट ओनली अबाउट प्राइस, इट्स नॉट ओनली अबाउट कितना डिस्काउंट मिल रहा है, इट इज मोर अबाउट ट्रस्ट, इट इज मोर अबाउट डिलीवर कब होगा, क्वालिटी कैसी होगी, मिलेगा कब, वो सारे क्वेश्चंस रहते हैं बायर के मन में, प्राइसिंग और इन सब को छोड़कर। तो मेरा एक ही मिशन है आज भी और तब भी, कि मुझे इस इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज करना है। रियल एस्टेट इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज अगर कर दिया जाए, जैसे आज हम मेट्रो सिटीज में देख रहे हैं, बहुत सारे डेवलपर्स लिस्ट हो गए एंड उन्होंने अपने बिजनेस को ऑर्गेनाइज करा है। आज प्रेस्टीज बैंगलोर से शुरू होकर मुंबई आ गया, बिरला इतना बड़ा काम कर रहा है, पुणे में भी है, मुंबई में भी है, नोएडा में भी है, लोधा अपने आप में बहुत सारी सिटीज में काम कर रहा है। क्योंकि क्यों कर पा रहे हैं ये? क्योंकि इन्होंने इस इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज करा है। सारी चीजें वाइट में करते हैं, सब लीगल कर दिया है, सारी चीजें ऑर्गेनाइज्ड वे में वर्किंग हो रही है। इंदौर में भी जब हम गोदरेज को लेके आए तो हमारा यही ऑब्जेक्टिव था कि अगर बाहर से अच्छे डेवलपर्स इंदौर में आएंगे तो वो एक ऑर्गेनाइज्ड रियल एस्टेट मार्केट को बनाने में हेल्प करेंगे। Absolutely. तो गोदरेज जब आया तो उसने अपना माइंडसेट, यहाँ के लोगों का माइंडसेट चेंज करा। उन्होंने बताया कि कैसे आप अच्छा प्रोडक्ट और अच्छे वॉल्यूम में बेच सकते हैं। तो गोदरेज को लाने के पीछे यही ऑब्जेक्टिव था कि हम रियल एस्टेट को ऑर्गेनाइज करें। सो हम लोग बहुत सारे CRM इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अभी हम AI का यूज कर रहे हैं। Oh, wow. हमारा पूरा प्री सेल्स में हम AI का इन्वॉल्वमेंट बहुत डाल रहे हैं। तो अगर इस तरीके के टूल्स को विद द ट्रेडिशनल वर्किंग आप
मर्ज Combine करेंगे करेंगे, yeah. तो ये इंडस्ट्री बहुत ग्रो हो सकती है, क्योंकि अभी भी घर की डिमांड, प्रॉपर्टी की डिमांड, Yeah, I think that इट्स will be लाइक there. रोटी कपड़ा मकान, Right. तो ये कभी That will खत्म नहीं always होने be वाली there. है। Correct. तो जितना आप ऑर्गेनाइज होंगे, शुरू में पेन होगा, बट लॉन्गर रन में आपको उससे कई गुना ज्यादा फायदा होगा। Yeah, I think that's with everything. You need to put in that effort in everything in life you do, right? Yes. अच्छा, अगर हम ग्रोथ और एक्सपेंशन की बियॉन्ड बात करें, what are you personally chasing at this point of time in life beyond your real estate? सो मैं यही चेज कर रहा हूँ कि एक सेटिस्फैक्शन हो, Okay. एक सेटिस्फैक्शन ऐसा हो कि आई मेड एन इम्पैक्ट इन सम और द अदर वे इन अदर्स लाइफ। मैंने किसी को घर दिया तो वो मुझे दुआ दे, वो मुझे Okay. हमेशा याद रखे। मैं इसलिए नहीं जाना चाहूँ कि मैंने रियल एस्टेट इंडस्ट्री में इतने घर बेचे, इतने प्रोजेक्ट बेचे, ये बेचे। मैंने कितने लोगों की लाइफ चेंज करी, कितने लोगों की लाइफ इम्प्रूव हुई, लाइफस्टाइल इम्प्रूव हुई। रियल एस्टेट इंडस्ट्री को अगर ऑर्गेनाइज करा तो कितने लोगों को उससे इम्पैक्ट हुआ, Yeah. कितने लोगों की लाइफ आसान हो गई। वो चीज़ों को ध्यान में रखना और उस चीज़ों से जो हैप्पीनेस मिलती है, जो नए लोग आ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं हेल्प करना कि वो कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे रियल एस्टेट में आगे बढ़ सकते हैं। जब वो कोई आके बोलता है कि आपने ऐसा बताया था और हमने ऐसा करा, तो वो जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो बियॉन्ड है। तो क्वालिटी काम करना है, क्वांटिटी में काम नहीं करना है, और पीस ऑफ माइंड चाहिए जहाँ पे लाइफ बैलेंस हो। Wow. इट इज नॉट कि आप भागे जा रहे हैं कि आपको सब कुछ ही अचीव करना है। सो जैसे कल हीरानंदानी जी ने बहुत अच्छा बताया कि आज कितने ही पैसे हो, कुछ भी हो, बट आप लेके तो कुछ भी नहीं जाते। Absolutely अल्टीमेटली true. ही गेव एन एग्जांपल ऑफ रतन टाटा जी Yeah. कि उनके बारे में किसी ने ये नहीं बोला कि कितनी नेटवर्थ है या क्या है, उनकी एम्पैथी पे बात हुई, Yeah. उनकी हम्बलनेस पे values, बात yeah. हुई, उनकी वैल्यूज पे बात करी लोगों ने। सो दैट इज व्हाट दैट गोज विथ यू, Yeah. एंड दैट इज द ओनली थिंग आई एम चेजिंग कि लोग मुझे मेरे स्वभाव के लिए, व्यवहार के लिए, Values मेरे के लिए. वैल्यूज के लिए याद रखें। I feel this is very rare. I know personally a lot of people who are in real estate, and it's rare to find people helping. I mean, you're wanting to help new generation who's coming in this, because it's always like, यार मेरे clients, you know, the Yes. language is मेरे clients चले जाएंगे, या मेरा base है, this is my territory. But it's rare to see people like you, and I think that मार्केट makes a इतना difference. बड़ा है, इतना बड़ा है कि सबके लिए यहाँ जगह है काम करने के लिए, और सबके लिए यहाँ बिजनेस की जगह है। Yeah. तो हम लोग एक इंडस्ट्री में भी होके, मैंने तो देखा है डेवलपर्स को कि दो डेवलपर्स हैं, किसी एक के पास लैंड है, किसी एक के पास प्रोजेक्ट चाहिए किसी Yeah. एक को, तो वो आपस में They जे भी merge. कर लेते हैं। Yeah. ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करूंगा, मेरे पास, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आपके पास ज्यादा काम होता है, तो दिस कोलैबोरेशन हाँ. ऑलवेज मेक्स यू ग्रो ओनली। Absolutely. इट इज नॉट लाइक कि वो आगे चले जाएगा या आप पीछे हो जाओगे। सो Yeah. कोलैबोरेशन हमेशा टीम वर्क लाता है, और टीम वर्क से आप ग्रो होते हैं। Yeah, I think I read it somewhere that in today's world, collaboration is the currency that Correct. works. Yeah, so you truly justify that. If I ask you, how does your company and you give back to the society? Do it for the society. सो आपको पता है कि वर्ल्ड तो राउंड है। Yeah. सो आप जो भी कमा रहे हो वो देना है, मतलब Correct. इट हैज टू गो बैक टू द सोसाइटी। और हम लोग भी अलग अलग तरीके से सोसाइटी को देने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। मैं पर्सनली राउंड टेबल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ हूँ, Okay. जहाँ पे हम बच्चों के लिए स्कूल्स बनाते हैं। Wow. अभी रिसेंटली हमने बिचौली में, बीच सिटी में एक बहुत बड़ा स्कूल बनाया है, जहाँ Oh, पे 4 nice. क्लासरूम्स बनाए। सो मेरे लिए हमेशा गिविंग बैक टू सोसाइटी इज नॉट इन टर्म्स ऑफ डोनेशन, बट मैं यही चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को पढ़ा देंगे, अगर आप लोगों को एजुकेट कर देंगे और Yeah. उस काबिल बना देंगे, तो आप रियल इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएंगे। Absolutely. तो आई ऑलवेज सी कि जहाँ पे मतलब मेरे यहाँ कई लोग हैं, कई वर्कर्स हैं जिनकी बच्चों की पढ़ाई की फंडिंग मैं करता हूँ। Okay. आई मेक श्योर कि वो बच्चा पढ़ ले। आई डोंट गिव इन द अदर वे, बट मेरे को यही for the रहता है हमेशा education. कि बच्चे की पढ़ाई में क्या हेल्प हो सकती है, क्योंकि अगर पॉवर्टी को हटाना है इंडिया से, तो आपको लोगों को Education. एजुकेट करना पड़ेगा। और
राउंड टेबल अपने आप में एजुकेशन में बहुत हाँ. बड़ा है. सो राउंड टेबल इज वन थिंग. इसके अलावा हम और भी एनजीओज में, हॉस्पिटल्स में बहुत जगह डोनेशन के रूप में भी काम करते. तो बट वन थिंग आई एम पर्सनली वेरी अटैच्ड इज Education. removing poverty through education, and Roundtable has been a great means of that, जिसके थ्रू हम करते हैं. I mean, I understand now that you're a man full of values, and of course, अगर आपने किसी को educate कर दिया, तो then there can be many ways of them creating a good life. I totally respect that. Having said that, we'll have some fun now. I have some rapid fire for Oh, you, wow. and you don't get time to think and pause. You just have to say the word that comes to you. Sure, I'll try my best. Yes, so you have to choose now a legacy or freedom. Oh, that's a tough one, but yes, legacy. Okay. Systems or your instinct? Systems. Okay. Growth or stability? I would prefer stability. Okay. Approval from someone or your independence? Obviously, independence. One emotion that you feel most as a CEO? I think scared sometimes because I'm a second generation, so एक डर रहता है कि जो एक फर्स्ट जनरेशन से मिला है, legacy को मेंटेन on your head. Right. Right. One emotion that you hide, that you rarely show? प्रेशर. बिकॉज अगर मेरी टीम मेरे को प्रेशर में देख लेगी तो वो गलत हो जाएगा. तो आई ट्राई माय बेस्ट कि प्रेशर दिखे नहीं. ओके. रिस्क टेकिंग और रिस्क मैनेजमेंट? Risk taking, being in a business, yeah, but calculated. Okay. One word if you had to give it for India's future in real estate? I think it's tremendous. Oh, wow. Has leadership made you tougher or softer? Tougher. Okay. Now, if everything paused tomorrow, like no real estate, no charts, no companies, how will you feel a sense of relief or will you be very restless? I think I will be very restless because I am always on fire and I love the work what I do. Yeah. So when you love what you do, it's not you work. You can't sit. Yeah, you can't sit. And I'm always thinking of building something, making something, कुछ अच्छा करना है, नया करना है. So that fire is always inside me. So if I sit and relax, or I do sometimes for but that's not you. myself, but I always like to work. Yeah, I get it. And if you had to say a few last lines to the people who look up in this industry as a career, what it would be? So yesterday I was with Hiranandani ji almost a whole day, and I, being a young entrepreneur in real estate, I asked him कि हमें किस चीज का ध्यान रखना चाहिए अगर हम real estate में हैं तो. Yeah. The only 2 words he told me was, if you have integrity and honesty, you can win this industry. Yeah. क्योंकि इसी चीज की सबसे ज्यादा कमी है. So don't go for shortcuts. आप real estate में आए तो लंबे समय के लिए आए, 5 साल 10 साल के होराइजन से आए. शॉर्ट टर्म यहाँ पे कुछ भी नहीं है. रिटर्न्स भी लॉन्ग टर्म में है और आपकी मेहनत भी लॉन्ग टर्म में आपको दिखेगी, शॉर्ट टर्म में नहीं दिखेगी. राइट. एंड बी वेरी ऑनेस्ट एंड शो इंटीग्रिटी. That's I think that's really the need. I mean, I am sure everybody who will watch this will click off some experience that they felt not right in the real estate. But yeah, we need more people like you with honesty and integrity. So thank you so much. Thank you so much for having me. It is really inspiring. Thank you so much.